नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज़ रूम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको ईद की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं और ख़ास तौर से कश्मीर बहनों और भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अमन चैन वहां पर बना रहे और बहुत सारी खुशहाली आए। आपको मिठाई तो नहीं खिला सकते, लेकिन नंदिता को मिठाई खिलाते हैं। सबसे पहले नंदिता, ईद मुबारक। और मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री का आज एक इंटरव्यू आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया। क्या कुछ मेन पॉइंटर्स कहे प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में? उन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है आंचल। उनका साफ कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है अगर आप अपने दरवाजे बंद कर लें। आपको अपना दिमाग भी खोलना पड़ेगा और अपना मार्केट भी खोलना पड़ेगा। आपको याद होगा जब उन्होंने अपना संबोधन किया था आंचल, उन्होंने कहा था, उन्होंने इन्वाइट किया था प्राइवेट सेक्टर को कि इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब आपके स्टेबलाइज होगा, एनवायरमेंट स्टेबलाइज होगा, लोगों को लगेगा कि अब मार्केट अच्छा है, अब हम यहाँ पैसा लगा सकते हैं। एंड लोगों को समझना चाहिए आंचल कि यूथ को कितना फायदा मिलेगा। वो इनोवेट कर सकते हैं, इनकम बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें। तो यानी इकोनॉमिक रोड मैप देने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि ना सिर्फ वहाँ पर जो सरकारी नौकरियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एवेन्यूज़ खोले जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बुलाया जाएगा और IIT IIMs खोलने की बात हो रही है। यानी कि कश्मीर में जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी से निपटने के लिए एक रोड मैप। बिल्कुल, बेरोजगारी भी और इनोवेशन का मौका भी मिलेगा ना आंचल। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वहाँ कितने एवेन्यूज़ हैं। हेल्थ केयर है वहाँ पर, टूरिज्म तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अलावा दिस एग्रीकल्चर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वन कैन वेंचर इनटू। तो लोगों को ये मौका मिलना चाहिए और इसके लिए दे हैव टू ओपन देयर माइंड। प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि ये बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला है। कश्मीर की खास बात अभी ये है कि पिछले एक हफ्ते से, अब सोमवार से लेकर सोमवार अगर आप काउंट करें, पिछले 7 दिन में ये कहा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि एक भी गोली नहीं चली है। सबसे पहले आपको ये भी आगाह कर दे, बहुत सारी फेक न्यूज़ मंडरा रही है, उससे बच के रहिए। कहा जा रहा है कि बहुत सारे 10,000 लोग वहां पर मौजूद हुए, एक जगह पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, गोलीबारी हुई। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। MHA ये कह रही है कि 20 से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करने के लिए कभी खड़े नहीं हुए। जहां पर भी छुटपुट घटनाएं हुई भी उनको नियंत्रण में कर लिया गया है। हमारे साथ शालिनी भी जुड़ रही हैं। आज का दिन प्रधानमंत्री के लिए और सबके लिए और बहुत खास बात का इसलिए भी है, आज मैन वर्सेस वाइल्ड का उनका इंटरव्यू आने वाला है। शालिनी, क्या कुछ खास रहेगा उस इंटरव्यू में? मोदी के जितने भी फैंस रहे हैं उन्होंने अब तक उनके बहुत से रूप को देखा है और शायद मेरे ख्याल से इसके पहले जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं उनके इतने रूप को आज तक इंडिया ने शायद नहीं देखा होगा। और इसके पहले याद होगा आंचल आपको, जब नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बहुत तारीफें भी हुई थी लेकिन आलोचना भी बहुत ज़्यादा हुई थी। अब ये एकदम नया रूप इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आने वाला है। उन्होंने हिमालय के ऊपर जा करके बड़े साल तक योग किया है और जप किया है। केदारनाथ में भी हमने उनकी भक्ति की तस्वीर देखी थी, लेकिन हिमालय पे जाने के बाद वो प्रकृति के जो इतना करीब रहे थे। और सुनने में आ रहा है कि हम तो कीड़ी मकोड़े से भी डर जाते हैं और जंगल में पैर रखते हैं तो बहुत सारे फोबियाज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री बिल्कुल ही फियरलेस नजर आए उस इंटरव्यू में। बेयर ग्रिल्स ने तो खैर यही बताया कि मोदी से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि ज़्यादातर लोग बेयर ग्रिल्स के साथ इसलिए जाते हैं ताकि उनसे कुछ सीख पाएंगे, लेकिन मोदी से उन्हें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। और कल अपने एक इंटरव्यू में बेयर ग्रिल्स ने ये बात बताई भी है कि जब वो लोग जा रहे थे अंदर जंगल के तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और जो पूरी टीम थी, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम थी वो घबरा गई थी और उन्हें लग रहा था कि इतने बुरे मौसम में कैसे जा सकते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ तो बेयर ग्रिल्स ने बोला कि नाव जैसे ही आई कि हम अंदर जा सके उस पर बैठ के, तो मोदी ने उन्हें बूस्ट किया। मोदी ने बोला चलो चलते हैं, अब तो बस मौसम ठीक हो गया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया और उनका मनोबल बढ़ा दिया। तो मोदी है तो मुमकिन है, चाहे वो मैन वर्सेस वाइल्ड ही क्यों ना हो। तो कहीं से भी देखा जाए तो उस हिसाब से मोदी जी के बारे में जिस तरह 56 इंच की बात कही जाती है वो यहाँ पर भी सटीक बैठ रही है। एक फैन वो इस शो के दौरान भी बनाकर चले गए। बहरहाल आज की बहुत बड़ी खबर कश्मीर से भी जुड़ी हुई है। कहीं कहीं पर ये माना जा रहा है कि रिलैक्सेशन की गई थी, थोड़ी सी छूट दी गई थी, उसको थोड़ा सा वापस भी लेना पड़ा है। बहुत सी जगहों पर ये बात सामने आ रही है कि डोर टू डोर वेजिटेबल्स की, सब्जियों की डिलीवरी हो रही है, दूध की डिलीवरी हो रही है, टेलीफोन बूथ्स बनाए गए हैं। कश्मीर में हालात कैसे हैं पुरुषोत्तम? कश्मीर के बारे में तो जानकारी नहीं मिल रही। जो ANI से हमारे शॉर्ट्स आए थे उसमें बिल्कुल नॉर्मल सी है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। जो बाकी अखबारों में भी है कि वहाँ पे लोगों ने नमाज भी अदा करी है। जम्मू में बिल्कुल शांति है, वहाँ पे लोगों ने खूब अच्छे से नमाज अदा किया है। लोग बड़े स्तर पे बड़ी मस्जिदों में अलाउड नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जगहों पर अपने नेबरहुड्स में लोग बड़े इत्मीनान से नमाज अदा कर रहे हैं। पूरे देश भर में अच्छे से मनाया जा रहा है और लोग मतलब अच्छे से मना रहे हैं। कहीं से कोई समस्या नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में भी शांति है इस मामले को लेकर। इस दौरान ये भी खबरें आ रही थी कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जो हैं उनको भी थोड़ा सा नमाज अदा करने के लिए वक्त दिया जाएगा।
हाँ ऐसी बातें आ रही थी, लेकिन अब उनमें ही एक दूसरे को लेकर वहाँ पे रह के हाँ, ये खटपट की खबर है। खटपट की खबर आया है कि उन दोनों में ही कि आपने बीजेपी को लाया पहले जम्मू कश्मीर में आपने लाया, उसको लेकर उसके बाद उन दोनों को अलग कर दिया गया। सुनने में है बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों को दूर करना पड़ा। दोनों को दूर करना पड़ा, दोनों को अलग अलग जगहों में लगाना पड़ा। जहाँ पहले रह रही थी हरी निवास में, वहाँ से उनको हटा के दूसरी जगह में शिफ्ट किया गया, महबूबा मुफ्ती को और उमर अब्दुल्ला जी को, और महबूबा मुफ्ती को उसी जगह में रहने दिया गया है। इस दौरान खास तौर से बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी मंडरा रही है, इसको लेकर क्या एडवाइजरी सरकार की तरफ से आ रही है? सरकार की तरफ से एडवाइजरी आ रही है। आज मोदी ने भी इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो भी किया है हमने 370 को लेकर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ सोच विचार कर हमने ये फैसला लिया है और कहीं से कोई समस्या नहीं है। गवर्नर से भी हमारे संवाददाता ने बात करी थी, उन्होंने कहा है कि जो फेक न्यूज़ चल रहा है वो बिल्कुल उस पर ध्यान न दें आप, ऐसी कोई खबरें नहीं है, ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे नहीं हो। खास तौर से जिसका पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो, जो अपने चैनलों को ये बताता फिर रहा हो कि 2 नेशन थ्योरी को फ्लोट करो और किस तरह से ये बताने की कोशिश करो कि कश्मीरी वहाँ पर आम कश्मीरी बहुत परेशान है, रो रहा है, तो ये जो प्रोपेगेंडा है इस ट्रैप में ना फंसा जाए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन कांग्रेसी अभी भी जो है 370 का मुद्दा उठाने में लगे हुए हैं। हाँ, पी चिदम्बरम का बयान है, अब उनको क्या कहा? मणिशंकर का बयान आया था कि फिलिस्तीन बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप फिरंगी मीडिया को देखिए, यूट्यूब देखिए, वो क्या दिखा रहे हैं। चिदम्बरम का बयान आता है कि आप जो है अगर वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी होती तो 370 कभी नहीं हटती, मुस्लिम मेजोरिटी है इसलिए वो नेहरू जी ने जब कहा था कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगा, वो गलत थे क्या? मतलब चिदम्बरम ने का ये हिंदू मुसलमान जो इसको ट्विस्ट देने की बात है ना, ये अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अमर्यादित किस्म का बयान है, तो ये आज आया है। बहरहाल आज की सबसे बड़ी तस्वीरें कौन सी हैं? हमारी अमिता बहुत विजिटेड है, देश भर में दुनिया भर में सोशल नेटवर्किंग पे क्या कुछ वायरल हो रहा होता है, अमिता हम तक खबर पहुँचाती है। अमिता, आज की सबसे इम्पोर्टेंट तस्वीर? आज की सबसे इम्पोर्टेंट तस्वीर जो है चमोली से आ रही है। चमोली उत्तराखंड में है, वहाँ पर बादल फट गया, बादल फटने से मकान जो है 2 इसमें बह गए हैं और 3 दुकानें बह गई हैं। बताया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और 2 लोगों के शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3-4 सेकंड के अंदर आप देखिए कैसे बादल फटता है, मैसिव रेन्स होती हैं और उसके बाद अचानक से भरभरा कर ये 2 मकान गिर जाते हैं। ये भयावह तस्वीरें चमोली से आ रही हैं। जी, वहीं कर्नाटका और केरला में बाढ़ से अभी भी हालात खराब हैं। कर्नाटका में जहां अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं केरला में अब तक टोटल आंकड़ा तो इन 4 राज्यों में बोला जा रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में और खास तौर से गुजरात में भी अगर टोटल आंकड़ा बनाए 150 से बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच गया। बिल्कुल 150 से पार चला गया है। वहीं केरला में अब 58 लोग जो हैं अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। केरला में हालांकि रेड अलर्ट फिलहाल के लिए हटा लिया गया है, थोड़ी सी सिचुएशन बेटर हुई है। राहुल गांधी ने हालांकि अपने इलाके वायनाड में बोला है कि अब लैंडस्लाइडिंग कम हुई है, लेकिन उनको मदद की जरूरत है, राइट? बिल्कुल मदद की ज़रूरत है। राहुल गांधी खुद भी कल राहत सामग्री लेकर पहुंचे थे। वहीं अमित शाह ने भी राहुल गांधी की इस बारे में तारीफ करी थी कि राहुल गांधी खुद मदद करने पहुंचे और सरकार भी पूर्ण तरह से मदद कर रही है। और सांगली की तस्वीरें यहाँ क्या आ रही हैं? सांगली में बुरा हाल। तस्वीरें अभी हमारे पास सामने आई हैं कि हाईवे जो है वो लबालब हैं बारिश के पानी से, पूरा फ्लड की सिचुएशन वहाँ पर आ गई है। सांगली में हालात बेहद ख़राब हैं, जो कॉलोनियाँ हैं वो पानी से पूरी भरपूर हो गई हैं। जहाँ लोग इवनिंग वॉक पर जाते थे आंचल, वहाँ पर अब बोटें चल रही हैं। आर्मी जो है लगातार हेल्प कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। तो एनडीआरएफ आर्मी की कई टीम्स लगी हुई हैं, लेकिन अमिता आज मुझे बताइए किसी रईसजादे ने अपनी BMW गाड़ी नाले में नहीं बहा दी है? आज कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई हमारे पास। जी, वो मामला यमुनानगर का था। वैसे ही एक तस्वीर जो हमारे पास सामने आई है वो यूके से आई है। यूके लंदन स्ट्रीट में रात को एक कार रेसर 11 लग्जरियस गाड़ी को उड़ाते हुए चला गया। ये 11 गाड़ियां जो हैं सुपर कार बताई जा रही हैं और इन सभी की कीमत जो है 1 मिलियन के आसपास बताई जा रही है। कार रेसर जो है अभी भी फरार बताया जा रहा है। मतलब पगलेट लोगों की कमी नहीं है दुनिया भर में, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अब यूके की भी तस्वीरें हमें अमिता ने दिखाई। फिलहाल शुक्रिया अमिता ये तस्वीरें दिखाने के लिए। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। एक तो लगातार हमारी एनडीआरएफ और आर्मी और एयरफोर्स भी कहीं कहीं पर लगी हुई है। कई टीम्स हैं जो लोगों का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन साथ ही साथ वायरल होती हुई ये तस्वीरें भी आपको दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और हमारे बच्चों के ऊपर बोर्ड्स के जब इम्तिहान होते हैं, इतना ज़्यादा हवा, इतना ज़्यादा प्रेशर तो पहले ही होता था। ये जैसे काफ़ी नहीं था कि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी अब डाला जा रहा है। CBSE का अगर बोर्ड का इम्तिहान देना है ना 10वीं 12वीं का, तो अब ज़्यादा पैसे देने होंगे। अधिराज, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैम, लॉजिक तो बहुत कम है। असल बात तो ये है कि अगर हम स्कूल जा ही रहे हैं, हम फीस भी दे रहे हैं, अब एग्ज़ाम के लिए भी एक्स्ट्रा फीस क्यों दें? और तो और
फीस रजिस्ट्रेशन फी बढ़ाई गई है, माइग्रेशन फी भी बढ़ा दी गई है। एंड इफ देयर इज समवन हु वांट्स टू री एंटर एंड गिव अनदर एग्जाम, उसको 5,000 और देने पड़ेंगे। अब ऐसी चीज़ जब होती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स की क्लियर डिस्पैरिटी दिखती है। अब एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा बुक्स कैसे अफोर्ड करेगा फीस देने के बाद, उसके बाद उसको एग्जाम की भी फीस देने की जरूरत है, तो गलत हो रहा है, बहुत तो गलत हो गवर्नमेंट रहा है। स्कूल के बच्चों के लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है? मैंने पढ़ा था कि SC ST के बच्चों के लिए तो कुछ बिल्कुल भी नहीं मैम। जनरल कोटा 700 से 1500 हो गया है, और ST SC का मतलब 550 रुपीज़ से 1200 हो गया है, तो उसमें रिलैक्सेशन कैसे हुआ? ओह माय गॉड, यानी कि ऐसे पढ़ेगा इंडिया, ऐसे बढ़ेगा इंडिया कि और ज़्यादा फीस का बोझ लाद दिया गया हो बच्चों के ऊपर। हमारे साथ शिव्या भी इधर जुड़ेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग बयान। साउथ की पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है। धारा 370, अनुच्छेद 370 यहाँ पर हटाया गया है, लेकिन तमिलनाडु जहाँ पर चुनाव अब से करीब 1-1.5 साल बाद होने हैं, वहाँ पर इसके रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। अब किसका बयान आया? रजनीकांत जी ने कुछ कह दिया, सुना है? हाँ, एकदम सही सुना है आपने। रजनीकांत जी ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो आर्टिकल 370 के बारे में बात कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह को वो प्रेज़ कर रहे हैं रिगार्डिंग द डिसीजन की सेंटर ने जो डिसीजन लिया है। और उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है वो एकदम सही है और कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा है। और उस पर नहीं, रजनीकांत ने अर्जुन और कृष्ण बुला दिया मोदी और शाह को, वो ऐसा क्यों? और उन्होंने क्या ये आइडेंटिफाई किया कि अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है? वही एक सोचने वाली बात है। पहले उन्होंने बोला कि इनकी जोड़ी अर्जुन कृष्ण और अर्जुन की तरह है, पर उन्होंने उसके बाद एक गूगली टाइप फेंकी कि पर हमें नहीं पता कि इसमें से अर्जुन कौन है और कृष्ण कौन है। सो अब इस बात पे काफ़ी चर्चा हो रही है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो सामने आ रही है और वो कह रही हैं कि जो रजनीकांत का स्टेटमेंट है वो इस व्यू में देखा जा सकता है कि जब रजनीकांत अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, जो उन्होंने एक अपना इंटेंशन दिया है कि वो पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, तो वो अपना एक इमेज बना रहे हैं, एक उनका एक पॉलिटिकल एफिलिएशन बना रहे हैं कि हो सकता है उनकी भी लाइन इसी ही पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे। या फिर रजनीकांत के ऊपर आरोप लगते आए हैं कि वो बीजेपी की टीम बी है, क्योंकि कमल हासन हमेशा से ही कहते आए हैं कि मेरा कोई भी कलर हो सैफरन नहीं है। उन्होंने 370 हटाए जाने को बहुत एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप बताया था। ऐसे में रजनीकांत उस एरिया को, वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वही मेन मुद्दा अभी छिड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम कमल हासन का बयान देखें तो उन्होंने 370 के ऊपर ये जो डिसीजन है सेंटर का, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, ये कहकर कि ये बिल्कुल ही गलत अनडेमोक्रेटिक डिसीजन है ये। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रजनीकांत बीजेपी के सपोर्ट में उन्होंने बोला, तो मेन उसी पे ही डिफरेंस पूरा ड्रॉ किया जा रहा है और उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन को लेकर ही चर्चा हो रही है कि क्या वो भी इसी ही मार्ग पर चलेंगे जब वो अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया शिव्या। तो कहीं ना कहीं 370 का ज़मीन पर तो असर नज़र आ ही रहा है कश्मीर में, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं, इसको लेकर जो सियासत चल रही है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो चिदम्बरम का बयान हो या डाउन साउथ रजनीकांत का बयान। हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ रूम से मैं फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।